वक्तव्य को सुनने के लिए हम भिवंडी कर बेकरार हैं और दिल्ली की मोदी जी की सरकार जिनको डरती है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मान्य केजरीवाल साहब को विनती है कि अपनी बात रखें। वहां से केजरीवाल साहब। धन्यवाद श्यामदादा गायकवाड साहेब। तदनंतर माता की माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। मंच पे मौजूद देश के बहुत ही सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले ताई, मंच पे मौजूद इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है। मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में। जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे, एक एक पल, एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, ये तो छोटी सोच है। और विडंबना देखो,
मैंने दिल्ली में सब लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबको फ्री दवाइयां, सारी फ्री दवाइयां मिलती है। लेकिन जब मैं जेल गया, 15 दिन तक इन्होंने जेल के अंदर मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे को। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है रोज, 4 बार इंजेक्शन लगता है रोज मेरे को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कहता रहा, मेरी 300 शुगर, 350 शुगर हो गई। अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को, विरोधियों को जेल में डालकर उनको शारीरिक तौर पे खत्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे। ये मेरे को इसलिए इन्होंने जेल में भेजा क्योंकि दिल्ली में मैंने सबकी बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे फ्री कर दी। अब दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलती है। मोदी जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता हैं। मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी, आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बिजली फ्री रोकना चाहते हो, ये तो कोई बड़प्पन नहीं है दोस्तों, ये तो छोटी मानसिकता है। ये तो इस वक्त देश के अंदर जो हालात हैं बहुत खतरनाक हैं। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन ने या तो सबको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। पुतिन को 87% वोट मिले। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए, इमरान खान जो वहां के सबसे बड़े नेता, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कर रहा है और जीत गए। मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख के यही काम अब देश के अंदर, भारत के अंदर करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे सीखा करते थे, आज मोदी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीख रहे हैं। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया और अब कह रहे हैं दिल्ली में जीत जाऊंगा, फिर भी नहीं जीतने चाहिए। मेरे को जेल में रख लेते तब भी हार जाते मोदी जी। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहते हैं। शिवसेना को चोरी कर लिया, जो अभी संजय सिंह ने कहा, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, ममता दीदी के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, स्टालिन के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार। ऐसे चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? ये तो कायर आदमी करता है, कायर है मोदी जी। अरे बहादुर हो तो आंख में आंख मिला के चुनाव लड़ो ना, सीधे सीना चौड़ा करके चुनाव लड़के दिखाओ। ये तो कायरों की निशानी है। इस तरह तो देश के जनतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था। उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो। जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी
रिटायर नहीं होंगे, नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपके घर के आसपास जितने बीजेपी वाले रहते हैं, जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं, सबको बोल देना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ। मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा, अमित शाह का। आंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना, अमित शाह की तस्वीर लेके आना कि अमित शाह को बनाना है क्या प्रधानमंत्री। तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया। एक ही नेता बचा है, योगी आदित्यनाथ। 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया। बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे, इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं। साबित हो गया कि हटा रहे हैं। कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे को गाली देने से क्या होगा, अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो। दोस्तों, एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होगी, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में होंगे। ये पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े दिन रह गए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है। और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने शरद पवार साहब को कहा भटकती आत्मा। ये कोई इतने सीनियर आदमी है, 84 साल के बुजुर्ग हैं। मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल सीनियर है उनसे। ऐसे किसी बुजुर्ग को कहना ठीक है क्या? प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है? उनको कहते हैं नकली शिवसेना, नकली संतान। ये अच्छी लगती है? ये तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुस की बेइज्जती का सवाल है। इस बार जब जाओ तो बटन दबा के उनको इस गाली का जवाब देना जब वोट डालने के लिए जाओ आप। यहां के कैंडिडेट हैं बाले मामा, उनको रिकॉर्ड जीत आप लोगों को दिलवानी है। ज्यादा से ज्यादा वोट देके बटन दबा के आप उनको वोट देना, रिकॉर्ड मार्जिन से उनको जिताना। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र में उनके लिए तो वोट मांग ही रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में आज आया हूं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। एनसीपी का चुनाव चिन्ह ये तुतारी बजाने वाला आदमी है। इसका खूब प्रचार करना है। मैंने सोशल मीडिया पे एक आदमी को देखा था, मैं बहुत चिंतित हो गया उसको देख के। वो आदमी कह रहा था जब वो वोट देके बाहर निकला, उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया, बोला शरद पवार को। बोलो क्या निशान? बोला घड़ी। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों के अंदर। आपको प्रचार करना है अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, सबको बोल देना कि असली वाली एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं है, घड़ी पे मत डाल देना। असली वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तुतारी वाला आदमी। तुतारी वाले आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देके मामा को जिताना है। मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं। 2 तारीख को मुझे जेल वापस जाना है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं जेल की सेल से नतीजे देख रहा हूं टीवी पे। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 सीट में से 42 एनडीए गठबंधन को, मोदी जी के गठबंधन को मिली थी। इस बार 48 में से 42
इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन को दी, मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महाराष्ट्र आना मेरा सार्थक हो गया। आप लोगों ने आज इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रिया दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। भारत माता की, केजरीवाल साहब की। देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यासाठी आज मोठ्या संख्येनं नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण एकत्रित आलो। ही निवडणूक नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी निवडणूक आहे। या निवडणुकीमधून उद्या तुमचं माझं भविष्य काय आहे याचा निर्णय व्हायचा आहे आणि चिंतेची स्थिती ही आहे की ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे त्यांना पुन्हा संधी मिळाली तर तुम्हाला लोकांचा जो मताचा अधिकार आहे तो संकटात गेल्याशिवाय राहणार नाही। आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिलं आणि त्या घटनेनं तुम्हा सगळ्यांना अधिकार दिले। आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारी ठिकठिकाणी सांगतायत की आम्हाला 400च्या पेक्षा अधिक जागा हव्यात। का तर या देशाची घटना आम्हाला बदलायची। कर्नाटकमधला त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं की आम्हाला घटना बदलायची आहे। दिल्लीचा उत्तर प्रदेशचा त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे। राजस्थानमधली त्यांची एक भगिनी तिने जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे आणि त्यासाठी मात्र ही मोदींना द्यायची। ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अधिकार आपल्याला दिला तो संकटात जाईल त्या दिवशी या देशाच्या तुमच्यासारख्या कोट्यावधी लोकांचा अधिकाराचं अस्तित्व हे नष्ट होईल आणि या देशामध्ये हुकुमशाही मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल। आणि हे जर टाळायचे असेल तर त्यांचा 100% भराव करणं हे गरजेचं आहे। आज या देशाचा, या राज्याचा शेतकरी संकटात आहे, कष्टकरी कामगार संकटात आहे। अल्पसंख्याकांची स्थिती आणखी अवघड करून ठेवलेली आहे। देशाचा प्रधानमंत्री जाहीरपणाने सांगतो की या देशामध्ये ज्यांच्या घरात मुलं अधिक आहेत ते उद्याच्याला तुमच्या घरातलं सोनं किंवा तुमच्या घरातलं मंगळसूत्र हे काढून घेतल्याशिवाय राहणार नाही। ही गोष्ट कदापि होणार नाही। ती गोष्ट या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने सांगतात। आज एका ठिकाणी बोलत असताना अयोध्याचं मंदिर आहे ते संकटात येईल। या देशात मंदिर असो, मस्जिद असो, गिरणाघर असो, या सगळ्यांचं रक्षण करणं हा त्या निवडणुकीमध्ये तुमच्या मताचा अधिकार लावून की ज्यांची खून आज तुला सगळ्यांना माहीत झालेली आहे। तुतारी वाजवणारा माणूस त्याच्या सर्वोच्च वचन दावा आणि त्यांना देशाच्या लोकसभेमध्ये आमच्या या भागाचा प्रतिनिधी होऊन मोठ्या मताने विजय करा हीच विनंती करतो आणि माझी भाषण या ठिकाणी संपवतो। आघाडीचा विजय असो, महाविकास आघाडीचा मान्यवर इथेच आहेत। आपल्याला सुप्रियाताईंचं, जयंत पाटील साहेबांचं सर्वांचं मार्गदर्शन ऐकायचं आहे। मी विनंती करतो जयंत पाटील साहेब, जितेंद्र आव्हाड साहेबांना
मैं विनंती करता हूं जितेंद्र आव्हाड साहब को कृपया मंच संभालें। सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की सभा चालूच राहणार आहे। पुढील सभा असल्या कारणाने या ठिकाणावरनं मान्यवर पाहुणे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मजमे से बात करने का मौका मिल रहा है। आपको सूरत बदलनी है भिवंडी की नहीं, सूरत बदलनी है इस देश की, सूरत बदलनी है उत्तर प्रदेश की, सूरत बदलनी है दिल्ली की। ये जो अटक सत्र हुआ है, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, ये आपको भी अंदर डालने में कोई कमी नहीं करेंगे। इनको देश कुछ चंद हाथों में देना है और वो हम करने नहीं देंगे। जो पवार साहब यहां से कह के गए, उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने लगी, जिसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है कि यह देश का संविधान जो तुम्हें मुझे समान मानता है, उस संविधान को वो गायब करना चाहते हैं। जो हमारा अधिकार है, राइट टू रिलीजन, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका रीति रिवाज पाल सकते हैं। वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वो चाहे सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, वो चाहे पारसी हो तो 11वीं में जा सकता है, वो हिंदू हो तो कई सारे किताब पढ़ सकता है, मुसलमान है तो कुरान के पीछे चल सकता है। तो इनको क्या तकलीफ है भाई? आप हमारे धर्म के बीच में आने वाले होते कौन हो? कल हमारे गृह मंत्री ने कह दिया हम शरीयत हटा देंगे। आप किसी के धर्म में जाके ये सब क्यों बोलते हो भाई? ये देश किसी अकेले का नहीं है। इस देश की मिट्टी में हर एक धर्म का, कौम का, जात का खून शामिल है। यह संविधान है जो केरला से लेके आसाम तक, आसाम से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक सबको एक रखते हैं। जिस दिन ये संविधान हटाएंगे उस दिन ये देश टुकड़ा टुकड़े में बंट जाएगा। हालात पहले कौन, हमारे पहले संजय सिंह बात कर रहे थे। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पे बैठी है, खमायतीन यहाँ पे बैठी है। आपको मालूम है मंगलसूत्र का अर्थ? बहुत सारे मुसलमानों के घर में जो इस्लाम का पालन करते हैं, क्या वो मंगलसूत्र नहीं पहनते? पहनते हो कि नहीं पहनते? यही मालूम नहीं है हमारे देश के पंतप्रधान को कि इस देश में मंगलसूत्र कौन पहनता है। आपको इतना ही मंगलसूत्र का ख्याल था तो पंतप्रधान मोदी जी जब हमारी बहनें रास्ते पे जलाई जा रही थी, उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा था, तब कभी आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? तब नहीं लगा कि मेरे बहन के गले का मंगलसूत्र जल रहा है? अब अंगार लगाने के लिए आपको मंगलसूत्र की याद आई? ऐसे अंगार आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है कि तुम चुनाव हार रहे हो, और चुनाव हार रहे हो इसलिए हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हो। कल तो कह दिया कि मेरे अड़ोस पड़ोस में मुसलमान रहते थे, मैं उनमें ही खेल के बड़ा हो गया। जरा माहौल बदलने लगा है तो मुसलमानों को भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। क्या मुसलमान इतना मूर्ख है क्या? मुसलमान समझता नहीं है क्या? यह संविधान इसीलिए निकाला जा रहा है कि इनको दलितों से दुश्मनी है। यह आज की नहीं है। यह संविधान जब आया तब 1950 में आरएसएस के उनकी जो किताब है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा था यह संविधान हमें मंजूरी नहीं है। यह संविधान में अगर मनुस्मृति नहीं है तो यह संविधान हमें मंजूर नहीं है। मनुस्मृति ने क्या किया था? मनुस्मृति ने तो दिया चार वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। हमारे जैसे क्षूद्र लोग जो थे
उनके बाप दादाओं को तो पानी भी नहीं पिलाया जाता था, उनके बाप दादाओं को मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था। अब यही मनुस्मृति आप वापस लाने वाले होंगे तो कैसे जिएंगे हम? और यहाँ का 85% तबका जो है, लोक संख्या का 85% जो है वो बहुजन है, और वो किसी भी हालत में संविधान से दूर नहीं हटेगा। हम खून की नदियां बहाएंगे लेकिन संविधान नहीं छोड़ेंगे। संविधान हमारी आत्मा है, इस आत्मा को हम बचा के रखेंगे क्योंकि देश तभी बचेगा। मेरी बहुत बहनें यहाँ पे मौजूद है, मेरी बहनें बहुत परेशान हैं। मर्द का तो पगार बढ़ा नहीं है, घर में ज्यादा पैसा आता नहीं है, लेकिन गैस का भाव 400 रुपए से 1160 के पर चला गया। मेरी बहनों बताओ, दाल का भाव जो कभी एक जमाने में 2014 में 60 रुपया हुआ करता था, आज क्या भाव हुए मेरी बहनों? 200 रुपया। 200। घर की एक चीज सस्ती नहीं हुई है। जब मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे तब क्रूड ऑयल का भाव 130 रुपया था और मनमोहन सिंह 60 रुपए में पेट्रोल बेचते थे, जिसके कारण ये महंगाई आई है, ये बता रहा हूं मैं। अब क्रूड ऑयल का भाव 30 रुपया हो गया, 30 रुपया, और हम पेट्रोल कितने में ले रहे हैं? 130, 110, 107 रुपये में। क्योंकि हमको बाकी कुछ मालूम ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना मालूम है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये लड़ाई से जनता का पेट नहीं भरेगा। बड़े गर्व की बात है, वो कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना देता हूं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना नहीं देते हो, आप 80 करोड़ लोगों को लाचार बना रहे हो। हम मुफ्त में खाना नहीं मांगते, हमें काम दो। जो वादा तुमने किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो वादा निभाओ। हमें मुफ्त में खाना नहीं चाहिए। हम मेहनत करने वाले भारत के लोग हैं। ये मिट्टी हमारा पसीना पूछती है कि तुम्हारा पसीना कहाँ है, इस मिट्टी को चाहिए। पसीना निकलता ही नहीं क्योंकि काम मिलता ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है। देश के जिस प्रांत में इस देश को आगे जाना था, उस सभी क्षेत्र में ये देश आगे गया, पीछे गया है। ये देश अब किससे पीछे मालूम है आपको? इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, भूख, बेरोजगारी, हम बांग्लादेश और श्रीलंका के पीछे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका के पीछे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जमहूरियत बचाने की लड़ाई है, ये जमहूरियत है। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। जिस दिन ये जमहूरियत खत्म हो जाएगी, ना तो आप सुन सकोगे ना मैं बोल सकूंगा, क्योंकि बोलने वाले पे पाबंदी लाई नहीं जाएगी। अभी भी जो बोलता है उसको रास्ता दिखाया जाता है जेल का, क्योंकि उनको बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। वो सिर्फ सुनना जानते हैं, वो बोलना नहीं जानते। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस बार बिरयानी खा के सो मत जाइए। मुझे मालूम है, फजर की नमाज हुई, बीबी उठी, बीबी को कहेंगे जाओ मटन लेके आओ, दोपहर की बिरयानी बनाओ, बाद में हम जाते हैं वोटिंग करते हैं। बिरयानी खाने के बाद नींद लग जाती है, फिर 5 बजे आप बीबी को पूछते हो कितने बज गए? बीबी बोलती है 5। अरे जाने दे, अब कहाँ वोटिंग को जाना है। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। अगर ये देश बचाना है, ये अगर देश बचाना है, तर इथे बसलेल्या तमाम मराठी बांधवांनो, माझ्या तमाम मुसलमान बंधू भगिनींनो, आपल्याला वोटिंग साठी उतरावं लागेल। तुम्हाला मंजूर आहे का? तुमच्या प्रत्येक गोडाऊनवरनं हप्ता वसूलला जातो की नाही? अनधिकृत बांधकामांमधनं हप्ता मागितला जातो की नाही?
इथल्या प्रत्येक दुकानदाराकडनं जमीनदाराकडनं हप्ता मागितला जातो की नाही? मग तुम्हाला राग नाही येत? राग नाही येत? अरे तुम्ही आगरी हास ना, तरी राग नाही येत? अरे हप्ता वसूलतो कोण? हप्ता घ्यायला येतो कोण? जोरात सांगा, कोण येतो? नाही अजून नाही ऐकलं, कोण येतो? आता घरचीच माणसं जर हप्ता जमा करायला लागली तर काम काय राहिलं? त्याच्यामुळे जर हे तुम्हाला हप्ते बंद करायचे असतील, तुमचे गोडाऊन लिगल करायचे असतील, तुमचे गोडाऊन शहापूर पर्यंत न्यायचे असतील, तर आमच्याकडे एक पर्याय आहे. आणि तो पर्याय तुमचा, माझा, सगळ्यांचा मामा. मामा म्हणजे कसा? आपल्या घरचा वाटतो ना, आईचा भाऊ. बाळ्या मामा बाहेरचा वाटतच नाही. जिथे जावं तिथे कोण आहे उभं? बाळ्या मामा. कोण निवडून देईल? बाळ्या मामा. मुसलमान एरियात जा, कौन सुन के आएगा? बाल्या मामा. कोई एरिया में जाओ, मैं सबको पूछता हूं, मेरे मुसलमान भाइयों को, मामू अच्छा लगता है ना हमें घर में? सबसे प्यारा कौन होता है घर में? मामू जान. आपण मराठीमध्ये लहानपणी गाणी काय म्हणायचो? झुक 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 अगदी न गाडी, हवे तर रेषा काय, चलती गाडी जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया. चला सगळ्यांना जायचंय मामाच्या गावाला, तिथनच मिरवणूक काढायची आहे. आणि म्हणून 20 तारखेला तुतारी वाजवणारा माणूस या निशाणीवरचं बटन दाबून इथली दादागिरी, इथली हप्तेगिरी, इथली वसुली, इथल्या खोट्या केसेस या सगळ्या बंद करायच्या असतील. आणि त्याचा सर्वात जास्त त्रास कोणाला होतो? तो आगरी समाजाला होतो. आगरी समाज चिडत नाही का आजकाल? पूर्वीसारखं तुमचं असं गरम रक्त राहिलेलं नाही का? तेव्हा हा त्रास बंद करायचा असेल तर मामाला, तुमच्या मामाला, माझ्या मामाला, सगळ्यांच्या मामाला दिल्लीत पाठवा. हा मामा सगळ्या भाच्यांचं भाचींचं काम करून देईल. एवढंच सांगतो, रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज. अरे भिवंडी वालों, आज हमारे बीच में सुप्रिया ताई आई हुई है, जयंत पाटिल साहब आए हुए हैं. जोरदार स्वागत करो उनका. अरे ये जोरदार है क्या? मैं बहुत छोटा भाषण करूंगा. आज इस मंच पे भिवंडी शहर और ये ग्रामीण की एरिया में आए हुए हमारी बहन सुप्रिया ताई, जयंत पाटिल साहब, अनिल देशमुख जी, जितेंद्र अवार साहब और तमाम इंडिया अलायंस के आए हुए नेताओं के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. देश में जो संघर्ष चल रहा है, संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है, आज मुझे इस बात का फख्र है कि भिवंडी के लोग इसमें सबसे आगे हैं. और जब इंडिया अलायंस के अंदर ये तय हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये सीट जाएगी और बाल्या मामा उर्फ सुरेश मात्रे साहब को टिकट मिलेगी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने इसका स्वागत किया. सबसे पहले स्वागत किया. हमने बिन शर्त, बिना किसी बात के, कुछ नहीं कहते हुए पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पे आ गई. और मुझे इस बात का फख्र है जयंत पाटिल साहब कि आज भिवंडी से निकली हुई ये आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही है. और आज आप देखिएगा 20 तारीख को एक सैलाब की तरह हम लोग जाएंगे और 2 नंबर का बटन दबाएंगे. दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? अरे बोलो बाले मामा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और जितेंद्र अवार साहब ने एक अच्छी बात की कि जिस तरह से यहाँ पे जोश है, उसी तरह से 20 तारीख को ये तुतारी जो आदमी बजा रहा है, जो 2 नंबर बटन पे, कितने नंबर बटन पे भाई? अरे मेरी बहनों बताओ कितने नंबर बटन पे? 2 नंबर बटन पे. मैं बाल्या मामा को कहता हूं कि आप जाके जो है 7 बजे देखना, भिवंडी शहर की जितनी भी मशीन होगी ना, उसका बटन पूरा काला हो चुका होगा. क्योंकि इतनी बार दबाया जाएगा, जितनी बार दिल से निकला है मोदी हटाओ, उतनी बार वो बटन दबाया जाएगा. दबाया जाएगा कि नहीं दबाया जाएगा? यस. और इस बार
जोश के साथ होश भी। हमारी बहनें, मैं नौजवानों से खास तौर से कहता हूं कि आज ये सभा के बाद से लेके 20 तारीख को आखिरी वोट डाले तक हम सोएंगे नहीं। अरे हमारे बुजुर्ग रोजा रखेंगे, हमारी बहनें रोजा रखेंगी, क्योंकि आज हमको मिला है कि 10 साल के बाद इस सरकार को हम जवाब देंगे। और सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। आज या मंचावर में विनंती करतोय संपूर्ण भिवंडीच्या लोकांना, तुम्ही आगरी आहोत, तुम्ही कुंभी आहोत, तुम्ही काय पण आहोत, तुम्ही भारतीय आहात आणि भारतीय संविधानासाठी तुम्ही 20 तारखेला तुतारीसला मत द्या। देणार की नहीं देणार? बस मैं लंबा नहीं बोलूंगा, ताई को और सबको जाना है। लेकिन एक बार बाले मामा किधर है? बाले मामा से कहूंगा, बाले मामा ये हमारा वचन है, एमपी बन के ताई के साथ जाना है तुमको पार्लियामेंट में, भिवंडी का प्रतिनिधित्व करना है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बाला मामा एमपी है कि नहीं? और उसके बाद बहुत सारे हमारे इशू है, हमारे तोरण का इशू है, आईजीएम का इशू है, सड़क का इशू है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की। आप सबने इतनी ताकत के साथ यहाँ के बाला मामा को सपोर्ट किया। मेरे भाई बाला मामा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बस यही चाहता हूं, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। बाला मामा, ये जोश नहीं होश भी है। और 20 तारीख को आपका रिजल्ट ऐसे ही निकलेगा। 4 जून को यही सब लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे एमपीज को देश के सामने रखेंगे। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया आघाडी। वो धन्यवाद रईस भाई। अब हम विनंती करूंगा स्वाती। आता यानंतर रुपेश म्हात्रे आपल्याला संबोधित करतील। स्वाती कांबळे यांचा प्रवेश परत राष्ट्रवादीमध्ये होतोय। सुप्रियाता यांना विनंती करतो, त्यांना राष्ट्रवादीचा दुपट्टा देऊन त्याचं स्वागत घ्यावं। स्वाति कांबळे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रही है। अजीत दादा राष्ट्रवादी छोड़ के हमारी भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी है सुप्रिया ताई, उनका स्वागत कर रही है, पार्टी में उनको वापस वेलकम कर रही है। और स्वाति कांबळे के आने से हमारी वापस सीट और ताकत बढ़ेगी। रुपेश म्हात्रे जी, भिवंडीची बुलंद आवाज रुपेश म्हात्रे आपल्या सर्वांमध्ये। आजच्या सभेसाठी उपस्थित मंचावरील सर्व महाविकास आघाडीचे सन्माननीय नेते, सन्माननीय व्यासपीठ, समोर उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आपण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि या ठिकाणी आलेल्या आमच्या सर्व नेते मंडळींचा, त्यांनी दिलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देण्याचं काम केलं, त्याबद्दल पुनश्च आपलं मी अभिनंदन करतो। आणि निश्चितच महाविकास आघाडी आणि इंडिया गठबंधनच्या उमेदवारांना आपल्याला का निवडून द्यायचं आहे? देशामधली जी परिस्थिती आहे, सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश म्हणून आपण मिरवत असताना आपली लोकशाहीच धोक्यात आलेली आहे। सोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान असेल, ते संविधान देखील धोक्यात आलेलं आहे। आणि अशा वेळी आपल्याला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अगदी जोशात येऊन आपल्या इंडिया अलायन्सच्या उमेदवाराला, महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला, म्हणजेच आपल्या बाळामामा म्हात्रे यांना या ठिकाणी त्यांची निशाणी असलेल्या तुतारी वाजवणारा माणूस, या निशाणीवर जास्तीत जास्त मतं देऊन त्यांना विजयी करण्यासाठीचं काम आपल्याला करावं लागेल। खरं तर आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे की देशामध्ये, राज्यामध्ये जी महागाई वाढलेली आहे, महागाईचा प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला सर्वांना सांगितलं जातं, आपल्यामध्ये देशप्रेम जागवण्याचं काम केलं जातं। तरुणांच्या रोजगाराच्या संदर्भात विचारला गेल्यानंतर आपल्याला हिंदुत्व शिकवलं जातंय। महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न विचारल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची स्टेटमेंट येत नाही, त्या ठिकाणी मुकर राहण्याचं काम केलं जातं।
या अशा अन्यायकारक सरकारला, अन्यायकारक केंद्रामध्ये असलेल्या सरकारला उतरवण्याचं काम आपल्याला सर्वांना करायचं आहे. आणि मला खात्री आहे की भिवंडीच्या लोकांनी एकदा ठरवलं तर तो कोणीही असू दे, त्याला त्याची जागा दाखवण्याचं काम करण्याचं काम ही भिवंडीची जनता करत असते. आणि म्हणून या येत्या 20 तारखेला मी आपणा सर्वांना आवाहन करतो की आपण सर्वजण 20 तारखेला आपण तर करणारच आहात, परंतु आपलेच जे काही स्नेह संबंधित लोक असतील, आपल्या कुटुंबातली लोक असतील, आपल्या मित्र परिवारातील लोक असतील, त्या सर्वांना आपल्याला सांगायचं आहे की 20 तारखेला तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या बटनावर त्या ठिकाणी मत देऊन आपल्या उमेदवाराला विजयी करायचं आहे. एवढंच आजच्या प्रसंगी आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनी, आज आपण बाळ्या मामांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने इथे सगळे जमलेलो आहोत. हा सगळा माहोल बघून मला वाटतं जयंतराव, भिवंडीचा गुलाल आजच उधळायची वेळ आलेली असं दिसतंय. कारण एवढी अशी सभा मी खरंच भिवंडीत कधी पाहिली नाही. आणि मी काँग्रेसचे, सोनियाजी आणि उद्धवजींचे मनपूर्वक आभार मानते की गेले काही महिने ज्या पद्धतीने शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाने जी आपल्याला साथ दिलेली आहे त्याबद्दल मी शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाचे प्रत्येक नेत्याचे, पदाधिकाऱ्याचे, कार्यकर्त्याचे मनपूर्वक आभार मानते की फार मेहनत तुम्ही गेले 2-3 महिने घेतलेली आहे. आज मी मामांना विचारत होते की भिवंडीच्या भाषणामध्ये काय लोकांना अपेक्षित आहे, तर मामा म्हणले फक्त बाळा. मामा म्हणजे 2 मामा. आणि आपल्याला काय पाहिजे? स्वस्त वीज, रस्ता, पाणी. बरोबर? तर कोण देणार तुम्हाला? आणि बटन किती नंबरला? तर लक्षात ठेवायचं, रस्ता मामा, पाणी, गॅस, वीज. मग झालं, मला भाषण करायची गरजच नाही आता. 2 नंबरचं बटन आणि आपलं चिन्ह तुतारी वाजवणारा माणूस, हे शुभ संकेत आहे. मी माझ्या मुलाची गोष्ट सांगते तुम्हाला. माझा मुलगा आणि माझी मुलगी 21 वर्षाचे झाले ना, 18 वर्षाचे झाले तेव्हा मी पेन दिलं त्यांना. 21 वर्षाची माझी मुलगी झाली तेव्हा मी तिला एक वस्तू दिली. त्याच्यानंतर 3 वर्षांनी माझा मुलगा झाला 21 वर्षाचा. तर मी त्याला म्हणलं चला आता जाऊया विकत घ्यायला. म्हणलं काय? म्हटलं मी तुझ्या बहिणीला पण हेच दिलं होतं, तुला पण हेच देणार. तो म्हणला ते लागत नाही आता. म्हणलं का नाही लागत? तो म्हणला आता ते सगळं मोबाईलमध्येच येतं, याची गरजच नाही पडली आता, त्याच्यामुळे हे लागतच नाही. त्याच्यामुळे त्या चिन्हाच्या भानगडीतच पडू नका. तुम्ही बघा त्याची इच्छा बघा काय आहे. त्यांनी जी गोष्ट लागत नाही ती आपल्याकडून काढून घेतली आणि जी वस्तू गरजेची आहे, तुतारी म्हणजे शुभ संकेत आहे. जेव्हा चांगल्या गोष्टी होतात तेव्हाच तुतारी वाजते. लग्नामध्ये तुतारी वाजते. जेव्हा बाळ्या मामा निवडून येणार तेव्हा पण तुतारीच वाजणार. जेव्हा कुठलाही चांगलं असतं, मंदिर असेल, कुठलं चांगलं नवीन हॉटेलचं उद्घाटन असेल, आपल्या गोडाऊनचं उद्घाटन असेल, तिथे पण तुतारीच वाजते. अभी पहला तो मराठी में तो थोड़ा बोलू. तर तुतारी हे शुभ संकेत आहे. त्याच्यामुळे शुभ संकेत तुतारी ही आपल्यासाठी लकी आहे. आणि लेकिन आज इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है. आज देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन उनको कितनी गालियां दे रहा है. प्रधानमंत्री जी की चर्चा मंगलसूत्रों पे होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात पे चर्चा नहीं करते कि देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा, देश की स्थिति में कैसे सुधार आएगा, और जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाएगा, प्रधानमंत्री इस बात पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते. अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले एक बार कमेंट में लिख रहे थे कि भैया एक को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए हैं. तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मोहल्ले में चोर आता है ना, चोर, तो उस चोर को पकड़ने के लिए सब लोग एक हो जाते हैं. तो ये लोग
देश को बेचने वाले चोर हैं, जिनको पकड़ने के लिए आज पूरा इंडिया अलायंस एक हो गया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा और तमाम जितने इंडिया अलायंस में पार्टी हैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इस देश को बदलने में आप लोगों ने एक अहम भूमिका अदा करी है। वैसे मैंने इस देश की आजादी की लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन आज देश के परिवर्तन की मैं लड़ाई देख रहा हूं और आप लोग इस देश को परिवर्तित करने के लिए आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बालिया मामा जो यहाँ से कैंडिडेट हैं, प्रतिनिधि हैं, आप उनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बालिया मामा का चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाता हुआ आदमी। और आप एक बात सोचिए, माँ यानी माँ से मराठा और माँ से मुस्लिम, यानी मराठा और मुस्लिम जब एक होंगे तो पूरा हिंदुस्तान बनेगा। और ये मराठा और मुस्लिम इस पूरे महाराष्ट्र की तकदीर चेंज करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, अभी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी यहां पर आने वाले हैं। हमारे दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, ये बात सबको पता है। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र के भिवंडी में आया तो मुझे पता चला कि यहां पर एक कंपनी घुस गई है जिसका नाम है टोरंटो। वो टोरंटो कंपनी जो देश के लोगों को लूटने का काम कर रही है, वो कंपनी जो यहां से पावरलूमों को भगाने का काम कर रही है। मुझे पता चला कि यहां पर ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में 1000-1500 से कम का बिल आता हो, सब घर में 1000-1500 से ज्यादा का ही बिल आता है। सबसे बड़ी बात यह कि साल 2007 के अंदर इस कंपनी को यहां पर लेकर आए थे कांग्रेस और एनसीपी, और वो इसलिए लेके आई गई थी, यहां पर बिजली की सप्लाई बहुत कम थी, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करता था तो कई लोगों की जान चली जाती थी, तो बिजली की सप्लाई की बहुत कमी थी। तो यहां बिजली लोगों को प्राप्त कराने के लिए यहां पर उस कंपनी को लाया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस कंपनी ने जब से मोदी सरकार आई है दिन रात दिन प्रतिदिन बिजली के दाम बढ़ाए और यहां लोग इतने परेशान हैं कि घर के अंदर बिजली जलाएं या घर का अपना चूल्हा जलाएं, इस बात को लेकर बेहद परेशान है। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल की इतनी कमी है, यहाँ सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जिसका नाम है आईजीएम, और कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। यहाँ मैंने लोगों को देखा कि लोग एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है कि अब की बार 400 पार। भैया गली में कुर्सी बेचने वाला आता है ना, कुर्सी बेचने वाला, वो भी ऐसे चिल्लाता है 400 रुपए 400 रुपए, लेकिन 150-200 में आके सिमट के रह जाता है। वही हाल होने वाला इन लोगों का भी है पूरे देश के अंदर, यही हाल होगा इनका। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मंगलसूत्र को लेकर भाषण दिया। भैया मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, पिछली सरकारों के राज में मंगलसूत्र बिका या नहीं बिका ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी सरकार में मंगलसूत्र बिकते हुए देश के प्रत्येक नागरिक ने देखा। वो कैसे देखा मैं बताता हूं आपको। कोरोना के काल में जब एक पति की हालत खराब हुई और उसको बेहतर इलाज नहीं मिला तो उस पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने पति का इलाज कराया। जब एक बेटा जो कि पेपर देने के लिए गया तो पेपर देने के लिए फीस के पैसे नहीं थे, मां ने अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी फीस भरी, लेकिन पता चलता है कि भैया पेपर ही लीक हो गया। तो जिस सरकार की औकात एक पेपर संभालने की नहीं है, वो इस देश को संभाल सकती है क्या? आपको लगता है संभाल सकती है क्या? मैं आपसे पूछना सकता हूं, संभाल सकती है क्या? आज अगर आप लोग अपने घर से वोट लेने के लिए नहीं गए तो ये याद रखिएगा कि ये देश, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और आप लोगों को इस मुल्क को बचाने में एक अहम भूमिका अदा करनी है। आज पूरे देश के अंदर नफरत का बाजार खोला गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उस भारत देश की मिट्टी में रहते हैं जो भारत देश में राम और रहीम एक साथ रहते थे। हम उस भारत देश में रहते हैं जहां तिलक और टोपी एक साथ चलते हैं। आपको एक बात बता देता हूं, जिस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात चलती है, आप महाराष्ट्र की भूमि पर हैं, वीर शिवाजी की भूमि पर हैं, आप महाराणा प्रताप की भूमि पर हैं। देखिए समय का बहुत अभाव है, तो मैं आप लोगों से फिर कभी आपके बीच में आके रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब।
बहुत अच्छा भाषण किया हमारे मोहित शर्मा जी ने। मैं अभी विनंती करूंगा शिवसेना की फायर ब्रांड नेता भारत दैवत छत्रपती शिवराय, राष्ट्रमाता जिजाऊ, ज्ञानमाता सावित्रीबाई फुले ज्यांनी तुम्हा आम्हा सगळ्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला, ते संविधान करते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीचरणी वंदन करते। परंतु आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, महाराष्ट्र भूमीमध्ये प्रत्येक मराठी मिळण्याच्या आणि महाराष्ट्र भूतील प्रत्येकाच्या मनगटात ज्यांनी ताकद निर्माण केली ते तुम्हा आम्हा सर्वांचं लाडके दैवत हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे। त्याचबरोबर ज्यांनी या ठाणे जिल्ह्यामध्ये शिवसेना फुलवली, बिंबवली, रुजवली ते धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्याही पवित्र स्मृतीचरणी वंदन होते। संपूर्ण महाराष्ट्राचे सन्माननीय, सुसंस्कृत, निस्वार्थी मुख्यमंत्री जिनके पीछे मैं माजी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि आज भी भारत के और महाराष्ट्र के हर एक इंसान के दिल में मुख्यमंत्री के नाम पर वे विराजित है, वो सन्माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी। अभी भी इस उम्र में पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारतवर्ष में अपना इलाका अभी भी मजबूत है, वो दिखाने के लिए और लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के और पूरे देश के विकास पुरुष सन्माननीय शरद चंद्र जी पवार, जिनका नाम एक वीर पत्नी के तौर पे लेना चाहिए, ऐसी हमारी सोनिया जी गांधी, न्याय की हमी जिन्होंने दी है पूरे भारत को, वो सन्माननीय राहुल जी गांधी। उसी के साथ साथ पूरी दिल्ली किस तरह चलाई जा सकती है ये जिन्होंने हमें दिखाया, वो सन्माननीय अरविंद केजरीवाल साहब एवं आणि शुभ आगमन झालेला आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व सभी को विनंती, कृपया खड़े होकर हाथ जोड़कर सर के ऊपर हाथ शरद चंद्र पवार साहेबांचा स्वागत करना है। अरविंद केजरीवाल साहब का स्वागत कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब। हमारे संजय सिंह जी, देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब आए हैं, यहाँ पे उनका स्वागत करना है। सबको विनती, बहनों को विनती, खड़े होके सर के ऊपर से हाथ जोर जोर से तालियां बजानी है। हमारे केजरीवाल साहब के लिए तालियां बजानी है, हमारे संजय सिंह साहब के लिए तालियां बजानी है। देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब का आगमन हो चुका है, उनके लिए जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल करें। पवार साहब आगे बढ़ो, केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबको विनती है कि हाथ हिलाकर देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब दिल्ली के सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की पुनश्च व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। मंच पर विराजित सभी सम्माननीय व्यक्तिमत्वों को आदर अर्पित करते हुए भिवंडी लोकसभा से हमारे महाविकास आघाड़ी एवं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुरेश उर्फ बाल्या बाबा म्हात्रे जी के प्रचार के लिए मंच समेत मंच पर जितने भी लोग आप आए हुए हैं, पूरी आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो लड़ाई किसी पक्ष के खिलाफ नहीं है, किसी उम्मीदवार एक तो अभी इन्होंने क्या किया है, पीएम मोदी जी बता रहे हैं हमारे पीएम अभी 4 मुद्दों पर आए और 4 एम पर आए हुए हैं। उसमें पहला है मंदिर, दूसरा है मस्जिद, तीसरा है मुसलमान और चौथा अभी आए हैं वो मुद्दा है हमारी बहनों का मंगलसूत्र। अभी उन्होंने एक नया सर्च किया है और अभी वो राष्ट्रवादी को और शिवसेना को बता रहे हैं कि ये असली नहीं है, न बता रहे हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में है, कभी ये बताते हैं इस देश का मुसलमान खतरे में है। मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ, ना इस देश का हिंदू खतरे में है, ना इस देश का मुसलमान खतरे में है। इस देश की
दिखाएंगे। बताते हैं खुद को फकीर, फकीर कभी ऐसा होता है, हमें पता है कि जब भी फकीर बात करता है, लाखों का चश्मा, करोड़ों का सूट और सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ। क्या ऐसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो इस पूरी आवाम को मैं आह्वान करती हूँ, महाविकास आघाड़ी एवं इंडिया अलायंस के हमारे प्रत्याशी जो बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं, लोगों में घुल मिलकर उनके सुख दुख में जाके उनसे बात करते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रवादी के सम्मानीय सुरेश उर्फ बाला मामा म्हात्रे 20 तारीख को होने वाली इस चुनाव में तुतारी बजाता हुआ आदमी, ये हमारी निशानी है। इस निशानी पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके हमें आपको उनको जिताना है। दूसरी बात बताती हूँ कि ये जो यहाँ पे अभी चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव नहीं गांवकी का है, वही नहीं भावकी का है, ये हमारा लोकतंत्र बचाने का चुनाव हो रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब भी आए, उनका भी स्वागत होगा। इमरान जी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सम्माननीय केजरीवाल साहब का स्वागत होगा। हमारे बालिया मामा और इमरान जी केजरीवाल साहब का स्वागत करेंगे। सम्माननीय जयंत पाटिल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, उनका स्वागत। हमारे आपके नेता संजय सिंह मंच पे मौजूद है। सर्वांना विनंती असेल की आपण खुर्च्यांवर बसून घ्या। रईस शेख जी का स्वागत कीजिए, रशीद ताहिर मोमिन जी का स्वागत कीजिए। भिवंडी पूर्वचे आमदार ज्योतिताई ठाकुर, शिवसेना की नेता ज्योतिताई ठाकुर, इनका स्वागत। अग्रगण्य नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शरद चंद्र पवार साहब, अभी अभी पधारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, जयंत पाटिल जी, आव्हाड जी, ज्योतिताई और मंच पर बैठे सारे इंडिया अलायंस के नेता, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। अभी हम लगभग आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं इलेक्शंस के, लेकिन इंडिया अलायंस ने और महाविकास आघाड़ी ने इस पूरी इलेक्शन में अलायंस का जो स्पिरिट दिखाया है, एक साथ काम करने का जो जुनून दिखाया है, वो बिल्कुल अभिनंदन के पात्र है। और एक साथ जिस कदर काम जहां पे चल रहा है, वो वैसे ही आगे बढ़ने की जरूरत है। हम यहाँ भिवंडी में है, आप सबको ये बहुत। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जी मंच पर आसीन, वो बहादुर नेता जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए दुस्साहस किया मोदी ने जेल में डालने की, लेकिन जेल में उनको रोक नहीं पाए। आज जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मंच पर मौजूद एनसीपी के, शिवसेना के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, साथियों और दोस्तों, जब हम लोग आए तो यहां पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही शिक्षा दी है, एक ही संदेश दिया है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को। और क्या किया यहां पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? हमने सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी चोर है, पार्टी चुरा ली, पार्टी चुरा ली। शिवसेना की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। ये जितने घड़ी चोर और तीर कमान के चोर हैं,
इनको शिवाजी महाराज का संदेश समझा देना और इनको चुनाव में जमानतें जब्त करके बताना कि महाराष्ट्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की और ये जो शिवसेना इनकी आने वाली नहीं है। आज शिंदे साहब की शिवसेना के लिए मजाक उड़ता है, विधानसभा में नारे लगते हैं 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भारतीय खोखा पार्टी है ये लोग, भारतीय खोखा पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग चुनाव के चरण में लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए उनका अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। शरद पवार जी को भटकती आत्मा कहते हैं, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहते हैं। मरने की कामना कर रहे हैं शरद पवार की, जिनकी उम्र 84 साल है। अपने वोट की ताकत से जवाब देना कि शरद पवार का, एनसीपी का, महाराष्ट्र का, मराठी लोगों की कितनी ताकत है। हम तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे और एनसीपी की ताकत बताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत बताने का काम करेंगे। मैं यहां पर इसलिए भी आया कि पूरा भिवंडी का इलाका यूपी के लोगों से, बिहार के लोगों से भरा पड़ा है। कितना जने सुल्तानपुर वाले आ भाई यहाँ आता समझने ना, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, हाँ ना सब जने, हाथ उठा के बताओ सब जने, किसको जिताना है, किसको जिताना है? मामा को जिताना है, सुरेश भाई को जिताना है। यहां से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी दिया 2014 से? क्या गारंटी दिया? अच्छा, इसके बाद मुझे मुमरा की सभा में जाना था, मैं नहीं जा पा रहा हूं। जितेंद्र अवार्ड जी से माफी चाहता हूं। आप सब लोग मुमरा की सभा में पहुंचिएगा और वहां मसाल है, मसाल पे वोट दीजिएगा उस लोकसभा क्षेत्र में, यह भी आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, ये गारंटी है। 2014 से मोदी जी ने जितने वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं किए। मशीनरी हाथ में लेके उनको कठपुतली आपने बना दिया है और देश भर में एक ही गाना बज रहा है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। लेकिन ये बता दूं कि आज जनतांत्रिक यंत्रणा में जो लोग हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बनी झुके हो, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं झुकी है। उनमें से कुछ इस मंच पर मौजूद है। अभी अभी हाल ही में जेल से लौटे हुए केजरीवाल जी, संजय सिंह जी जिस ताकत के साथ, हिम्मत के साथ जेल से बाहर निकलकर इस पूरी संकट का सामना कर रहे हैं, हम सब महाराष्ट्र की जनता के ओर से आपको सलाम है। ऐसे लोग हिम्मत वाले। झूठ बोला, फिर बोले महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला, फिर बोले काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला, फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी है। नारा देते 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, वहां आई 73 सीट। आए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब करें 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार।
गाड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको करना है ना। ये बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जेल में डाल दिया इनको। मुझे 6 महीना जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरे केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हो? जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल रहे हो। केजरीवाल तुम्हारी जेल से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस देश का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जेल से डरे बगैर लड़ेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अंत में ये चुनाव याद रखना, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव वोट की ताकत बचाने का चुनाव है। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं, उनकी राजनीति को खत्म कर देना, उनको जीरो पे पहुंचाने का काम करना। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर में आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और एनसीपी, और वो इसलिए लेके आई गई थी, यहाँ पर बिजली की सप्लाई बहुत कम थी, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करता था तो कई लोगों की जान चली जाती थी, तो बिजली की सप्लाई की बहुत कमी थी। तो यहाँ बिजली लोगों को प्राप्त